नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जनादेश 2022 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं और रुझानों में बीजेपी उत्तर प्रदेश में शानदार जीत हासिल करती हुई दिख रही है। रुझानों में उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रुझानों में बहुमत, उत्तराखंड में भी बीजेपी को बहुमत, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का झाड़ू चला है। मणिपुर में बीजेपी पहले नंबर पर है, गोवा में भी बीजेपी को बढ़त है। यानी 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। और बात अगर की जाए पंजाब की, तो पंजाब भी अब कांग्रेस के हाथ से फिसल गया है। रुझानों में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है, जबकि बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो 250 का आंकड़ा बीजेपी पार कर चुकी है रुझानों में। और सपा गठबंधन की बात की जाए तो फिलहाल 138 सीटों पर सपा और उसके सहयोगी दल कांग्रेस 3, बसपा महज 1 सीट पर सिमटती हुई दिख रही है। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिनेश महर्षि जी, बीजेपी नेता हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता हैं और ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, आप तीनों से पहले एक एक कमेंट मैं चाहूंगा। अभिनेश जी, सबसे पहले आपसे कमेंट चाहूंगा, बल्ले बल्ले बीजेपी की। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों पर मोहर लगी है, योगी जी के कामों पर मोहर लगी है, उत्तराखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर मोहर लगी है और जनता कांग्रेस को बिल्कुल साफ कर दिया है। कांग्रेस पूरे देश में नेतृत्व विहीन हो गई है और पूरी तरह से भारत कांग्रेस मुक्त हो गया है। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारे कार्यों का परिणाम है और हमारे अच्छे कार्यों के ऊपर मोहर लगाई है जनता ने। मैं जनता जनार्दन का बहुत बहुत आपके टीवी चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। और योगी जी, मोदी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में देश को एक नई दिशा मिलेगी। देश के अंदर और विदेश के अंदर भारतवर्ष का मान और सम्मान जिस तरह से बढ़ा है, आगे इसी तरह से बढ़ता रहेगा। ठीक है स्वर्णिम जी, अब एक कमेंट आपसे चाहेंगे। आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस के हाथ से जो एक राज्य था पंजाब, वो भी फिसल गया? देखिए, ये तो अभी समीक्षा करेंगे कि हमने कहाँ गलती की, क्या निर्णय जो हमें अभी 6 महीने पहले लिया उसको और पहले लेना चाहिए था। ये सब जब हमारे वहाँ से पर्यवेक्षक लौटेंगे और अपनी अपनी सीट का आकलन करेंगे तब ये बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासित उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हमने कैंपेन चलाया, हमने 0 से शुरू किया। शुरू करने के साथ ही आज ये स्थिति हुई कि जो 317 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी, उसको 250 सीटों तक आज रुझानों में हमने देखा। हो सकता है और भी नीचे आए, तो रुझानों में आप देखेंगे कि इतना नीचे लाए। और ये अलग बात है कि हम चूंकि हमारा संगठन नहीं था, काफ़ी लंबे समय से हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इस कारण हमारी जो कहना चाहिए था, जो लोगों के वोट था, वो तब्दील हम अपने पक्ष में कराने की बजाय अन्य पार्टियों को उसका लाभ मिला। इसी के साथ आप देखेंगे उत्तराखंड और गोवा में बड़ा छोटे मार्जिन से नेक टू नेक फाइट चल रही है। 300, 350, 250 वोट से जो है हमारा अंतर चल रहा है हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो चुनाव हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही हो रहा है, या तो हम सत्ता में हैं या हम विपक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी सारे स्टेट्स में नहीं है, तो हमने अपनी प्रेजेंट जो है दिखाई है और हम एक फोर्स विद रिकॉन के साथ हम आए हैं। आप देखिए, गोवा में मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो ट्रेल कर रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं। उत्तराखंड में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी साहब, वो चुनाव हार रहे हैं। तो ये इनके विकास की बात नहीं है, बस बात इतनी सी है। आपने कहा कि 0 से आपने शुरुआत की, इस पे भी चर्चा करेंगे कि 0 से शुरुआत करने के बाद आप पहुंचे कहां। और आपने जो कहा कि बीजेपी को 300 से लेकर के 250 तक आए हैं, तो क्या वो 250 लेकर के आपकी वजह से वो पार्टी आई है या सपा बसपा इनकी वजह से? इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ओम सैनी जी, एक कमेंट पहले मैं आपसे चाहूंगा। ये जो जनादेश है, फिलहाल 4 राज्यों में बीजेपी स्ट्रांगली ये दिख रही है कि सरकार बनाती हुई दिख रही है, जहां 4 राज्यों में उसकी सरकार थी। एक राज्य कांग्रेस के हाथ से छिटकती हुई दिख रही है। यह जनादेश मैसेज क्या दे रहा है?
देखिए, कुल मिलाकर के सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि पार्टी का संगठन अगर होता है और संगठन में अगर अनुशासन वाले और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होते हैं तो आपकी सारी बुराइयां भी ढक जाती है और आपके लाभ ही लाभ नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा लाभ यही हुआ है कि उनके पास में बड़ा प्रतिबद्ध और कमिटेड कार्यकर्ता है, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है। दूसरी पार्टियों के पास में इस तरीके के कार्यकर्ता नहीं है वो, और साथ साथ में स्वार्थों में इतने डूबे हुए हैं कि कहीं वो गठबंधन बनाने की बात भी नहीं करते। देखिए, जब 1970 के अंदर मिसेस गांधी एक नारा दे के आई थी कि गरीबी हटाओ, और उसके बाद में जब आपातकाल आया तो सारे दल एक हुए तो उन्होंने मिसेस गांधी को हटा के रख दिया, लेकिन वही मिसेस गांधी सुशासन के नाम पे सन 80 में वापस आ गई। तो ये देख रहा हूं कि अब जो गठबंधन की राजनीति चल रही है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी, ये सारे अलग अलग तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करके सामने आते रहे, इसमें भारतीय जनता पार्टी को उसको कार्यकर्ता की मदद जबरदस्त रहती है और सहज रूप से वो अपने आप को अलग नहीं करते, प्रतिबद्ध होकर के जुड़े रहते हैं। नारा कुछ भी हो उसके साथ में लगे रहते हैं। जैसे यूपी में जमीनी हकीकत तो कुछ और नजर आती थी, जिस तरह की नाराजगियां थी नोटबंदी को लेकर के और गंगा में बहते शवों को लेकर के और साथ साथ में पुलिस के आतंक को लेकर के, वो सारी बातें अच्छी नजर आ रही हैं। सिर्फ इतना सा नजर आता है बड़ी कम नजर आ रही है। जितने भी रुझान आ रहे हैं मैंने उसमें देखा है कि कोई 200 वोट से, कोई 250 वोट से, कोई 700 वोट से, इस तरीके से आगे चल रहे हैं। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वजह उसके संगठन की है, उसके कार्यकर्ताओं की है, जिनकी वजह से सब कुछ चला। और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी में अब वो डेमोक्रेटिक सिलसिला नहीं रहा जिस तरह का सन 1980 में स्थापना के वक्त में था। अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो ही नामों से पहचानी जाती है, एक नाम है श्री मोदी और दूसरे नाम उनके चाहने की कोई भी हो सकता है, जैसे अमित शाह। ऐसी स्थिति में एक अलग ही स्वरूप बनता है इस पोलिटिकल पार्टी का, जो कि पहले बड़ा डेमोक्रेटिक था, जब अटल जी हुआ करते थे या दूसरे लोग हुआ करते थे। तो मैं समझता हूँ कि एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी है और जा रही है। और दूसरी पार्टियां जो ढर्रे पे चलती रही हैं, जिनके पास में अपना कोई मॉडल नहीं है, वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही। आपने अपने आप को स्थापित किया यूपी में, वहां पर पंजाब में उन्होंने जिस तरीके से इतना बेहतरीन मत हासिल किया है और सारी स्थापित पार्टियों को पराजित कर दिया, तो ये भी एक मॉडल के साथ में, एक कमिटमेंट के साथ में तो लोगों के पास यहां से आम आदमी पार्टी के लिए एक नई शुरुआत हो रही है और कल के डेट में हो सकता है आम आदमी पार्टी जैसे छोटे राज्यों में पहुंच रही है। अगर बात की जाए उत्तराखंड की बात की जाए, गोवा की, इन राज्यों में पहुंच रही है। हालांकि वहां बेहतर करती हुई नहीं दिख रही है। उत्तराखंड में 0 पे है और गोवा की अगर बात कर ली जाए तो वहां पे भी 1 या 2 सीटों पे आगे चल रही है। क्या ये चीजें भविष्य में बदलेंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और लोग क्या धीरे धीरे उसको स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, उनका दिल्ली का मॉडल हर जगह दिखता है साफ साफ। उनके यहाँ स्कूलों का, उनके हॉस्पिटल्स का, उनके यहाँ लोगों की मदद करने का जो जरिया दिल्ली में बना है, वही सबसे ज्यादा प्रभावी। और वही बात महसूस की पंजाब के अंदर जिस तरीके से लोग एकजुट हुए और उन्होंने आम आदमी पार्टी, जिसका वजूद ऐसा नहीं नजर आ रहा था कि वो सबको पराजित कर देगी, उसने कर दिया। और ये मॉडल लेके जाएंगे, कमिटेड कार्यकर्ताओं के साथ में जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये स्थापित पार्टियां जो अपने आप को बड़ा कहती हैं, लेकिन इनके पास में अब यही चीज स्वर्णिम जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। आपने कहा कि 0 से आपने शुरुआत की। वाकई में उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से आप सत्ता से बहुत दूर हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे भी आप काफी लंबे समय से दूर हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसी क्या कमी रही? मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यह सिर्फ और सिर्फ एक स्लोगन बन के रह गया? महिलाएं भी आपके साथ नहीं आई, लड़कियां भी आपके साथ नहीं आई? देखिए, अभी ये कहना कि वहाँ पे हमने नारा दिया या हमने कार्य किया उसका कोई परिणाम नहीं निकला, ये गलत होगा। आप देखिए, आज घर घर में कांग्रेस की चर्चा हो रही है, जन जन में कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है। जहाँ पे कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं था, वहाँ पे उत्तर प्रदेश के समस्त जो जिलों में आप देख लीजिए, जनपदों में देख लीजिए, गाँव गाँव, ढाणी ढाणी तक वहाँ पे हमारा नाम पहुँचा। तो आज हमने चर्चा में हम आए हैं, शुरुआत हमने कर दी है, बेहतरीन शुरुआत है। और इसका ये एक चीज़ देखिए, आप 2 तरह के यहाँ पे पिछले बार के मुकाबले भी आप नीचे चले गए। चली पिछले बार के मुकाबले भी आप नीचे चले गए। मुकाबले में हम पीछे नहीं चले गए। 400 सीटों पे जब चुनाव लड़ रहे हैं, जब ये वोट परसेंटेज आएगा टोटल आप देखिएगा,
तो उसमें आपको पता पड़ेगा। देखिए, दो तरह के मुद्दे चल रहे थे। हम लोगों ने जो हमारी तरीका है, हम बात करते हैं मुद्दों को लेकर के, हम शिक्षा को, रोजगार को, महंगाई को लेकर के हमने मुद्दा बनाया। लेकिन एक ठीक है, इन मुद्दों पर प्रभावी जो है साबित हुआ पोलराइजेशन का मुद्दा। तो ये रणनीति हमें और देखनी पड़ेगी। देखिए, एक ब्रेकिंग भी आ रही है, एक बड़ी खबर है स्वर्णिम जी, मैं आपको बता दूं, नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार गए हैं। अब यह कितना बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी, जिस तरीके से दोनों को प्रेजेंट किया गया, इन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, उन्हें सीएम की जिम्मेदारी दी गई, खुद वो चुनाव हार गए। देखिए, बिल्कुल चुनाव हार गए हैं, उसका वो खुद एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं, उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है, वो अपना वक्तव्य दे चुके हैं और वही आगे बताएंगे। और बाकी जो रेट्रोस्पेक्शन होगा, जो हम अपना देखेंगे कि क्या हमारे नुकसान के जो रणनीति रही, उस पर हम विचार करेंगे। बाकी आप देखिए, गोवा में भी तो भाजपा के मुख्यमंत्री जो है सिटिंग सीएम में हार रहे हैं, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हार रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, ये सारी चीजें हैं। तो एक पर्टिकुलर कोई मॉडल चला हो, पर्टिकुलर किसी नेता के कारण कोई चुनाव जीत रहा हो, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे इतनी सी बात है कि जो हमने मुद्दे उठाए थे, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, तो जनता स्वीकार ही नहीं कर रही है। जनता ने तो मुद्दों को स्वीकारा ही नहीं। ठीक है, जनता पे ठीक है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि जनता के ऊपर हावी दूसरे मुद्दे रहे जी। हाँ अभिनेश जी, अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब देखिए, आप भले ही जश्न मना रहे हैं, सब कुछ अच्छा है कि आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अभी तक जो है रुझान ये बता रहे हैं कि आप बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, उत्तराखंड में आप सरकार बना रहे हैं, गोवा में टसल है, लेकिन मणिपुर की बात की जाए वहां पे भी आप लीड कर रहे हैं। लेकिन बनाएंगे, वहां पर भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीटें आपकी कितनी घटी हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग 75 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। बात अगर की जाए उत्तराखंड की, वहां पे भी आपके 10 से 12 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो आपके नुकसान तो हैं, क्योंकि पिछली बार आपने बड़ी जीत हासिल की थी, इस वजह से उसको आप मैनेज कर गए। तो ये आपको भी तो सोचना होगा। देखिए, जिस पार्टी के अंदर नेता का चाल, चरित्र और चेहरा दोगलेपन का होता है, वहां पर परिणाम जो है, जिस तरह कांग्रेस के लिए परिणाम आए हैं, ये इस बात का द्योतक है। एक तरफ माननीय प्रियंका गांधी जी मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती है, और दूसरी तरफ एक लड़की के साथ में अलवर में अन्याय होता है और अलवर के सरिस्का और सवाई माधोपुर के अंदर परिवार सहित मौज मनाने आती है, लोग वहां मिलने के लिए जाते हैं, उस लड़की की चिंता नहीं है। तो लड़की सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए थी क्या? और जिस प्रियंका गांधी जी की बात करती नहीं, तो थी हाथरस पे तो आप भी चुप उनका रह जाते चेहरा हैं भी ना? सामने आ गया, हाथरस पे तो उसके आप भी लिए चुप भी रह चेहरा आ जाते हैं। गया। मैं ये एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी स्वर्णिम जी कह रहे थे कि हम कहीं पर भी नहीं थे। अरे साहब, आप तो हमेशा उत्तर प्रदेश से ही भारत की सरकार बनाया करते थे, और उत्तर प्रदेश के कारण आप लोगों ने बहुत लंबे समय तक राज किया। आज आप लंबे समय से उत्तर प्रदेश से गायब हैं और गायब ही होते जा रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश से गायब हुए, उसके बाद में एक एक कर सभी स्टेट से गायब होते जा रहे हैं। आने वाला समय राजस्थान के लिए है, सावधान हो जाना, गायब होने का समय। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर कथनी और करनी में अंतर नहीं है। यही राजस्थान की सरकार, जिसने इनके राहुल गांधी जी ने आकर के गिनती गिनी थी, किसान का कर्जा माफी, युवाओं को रोजगार देने का काम और अनेक ऐसी घोषणाएं जो मूर्त रूप पे धरातल पे कहीं भी नहीं उतरी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं और दावे के साथ में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, दोनों बातें आपने कही, किसानों की भी बात और आपने कही, कांग्रेस और पार्टी की नीति और लड़की की अगर बात की तो हाथरस पे आप भी चुप रह जाते हैं, हाथरस पे आप भी कुछ नहीं बोलते हैं। चुप नहीं रहे। और अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों पे, सभा के अंदर किसानों के मामले में आप भी एक साल तक चुप रहते हैं, आखिरकार आपको फैसला वापस लेना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने जवाब दिया है। आज जिन किसानों की ये बात करते थे, आज वो किसानों के नेता कहां चले गए? किसानों ने देश के प्रधानमंत्री जी ने जो नीति दी, उस नीति का समर्थन किया है। लंबे समय तक हम बार बार ये कहते रहे कि किसानों का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन नहीं था, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल रखा। उन्होंने ये कहा कि यदि आपको ये मामला नहीं जमता है, हालांकि ये पॉलिटिकल है, तो भी उन्होंने उस कानून को वापस लेकर के ये संदेश दिया कि मैं देश का प्रथम सेवक हूं, पॉलिटिकल के आगे आपको झुकना पड़ गया। यही उनका विनम्रता पॉलिटिकल के आगे झुकना पड़ गया। अंदर इस बात को संदेश दिया है।
आप ठीक देखिए है। सर, 37 वर्षों के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा रिपीट किया है। हाँ, वहां पर बिल्कुल तो ये ट्रेंड आपने चलता था जैसे दोबारा राजस्थान सत्ता के अंदर हासिल चलता है। करने की दिशा में आप बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं और है। अब एक चीज भी ओम आपके सैनी जी, सारे कह रहे थे कि उत्तराखंड के अंदर हम सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन ठीक है, उन सबके बावजूद ठीक है, भी नहीं, दोनों हमने जगह आप स्टेट लीड के करते अंदर हुए रिपीट फिलहाल किया दिख रहे हैं। अब ओम सैनी जी, एक चीज मैं आपसे लीड नहीं समझना सर, हम चाहूंगा चारों कि स्टेट के क्या अंदर सरकार कांग्रेस बनाने ने, जा रहे हैं, बहुत अच्छी मेजोरिटी ठीक के है, साथ में ठीक बनाने है, जा रहे हैं। ठीक है अभिनीत जी। ओम सैनी जी, क्या कांग्रेस की अगर बात की जाए, देखिए देश की सबसे पुरानी पार्टी है, अपने कार्यकर्ता को संगठित भी बताती है, मजबूत भी बताती है, लेकिन क्या वो जो जमीनी मुद्दे जो एग्जैक्टली वाकई में उत्तर प्रदेश के लिए या पंजाब के लिए या बाकी राज्यों के लिए मुद्दे होने चाहिए थे, कांग्रेस उन मुद्दों को पकड़ ही नहीं पाई? ये मैं बता रहा हूं कि ये कह रहे थे कि सब जो वोट परसेंटेज हुआ है वो महिलाओं को पहली बार बहुत ज्यादा हुआ है यूपी के अंदर खासतौर से। तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस जुमले का प्रभाव है कि वोट परसेंटेज महिलाओं का बढ़ा है पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा। ये जब आंकड़े देखेंगे तब इन्हें ज्ञान होगा। दूसरी बात है कि कांग्रेस ने मुद्दों का तो सिलसिला किया, उन्होंने बेरोजगारी की बात उठाई, उन्होंने महंगाई की बात उठाई। इन सारी बातों को आप गोल नहीं कर सकते। ये राजनीति में ये धर्म युद्ध का सिलसिला अगर होता तो इन सब बातों को सुना जाता, लेकिन ये धर्म युद्ध नहीं है, ये तो विजय युद्ध का सिलसिला है। इसमें दक्ष सेनापति चाहिए और राजनीति की कुटिलता जानने वाले लोग चाहिए। ऐसी स्थिति में उनका जीतना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी 20,000 30,000 वोटों से जीत रही थी पिछली बार 2017 में, आज 200 700 500 400 वोटों पर टिकी हुई है, जो 50-60 सीटें नजर आ रही हैं उसके अंदर। तो देखना चाहिए, सिर्फ बड़बोलेपन से कोई रास्ता नहीं निकलता। कांग्रेस को भी सिर्फ उम्मीद करेंगे, ये करेंगे, उससे नहीं। आपको संगठन बनाए बगैर आप मैदान में रह नहीं सकते। आप जो वादे करते हैं उनको इंप्लीमेंट अगर आप नहीं करेंगे या उस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई आपके साथ में जुड़ने वाला नहीं है। किसान जिस तरीके से नाराज है उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी शासन भलाई से स्थापित कर ले, लेकिन लोगों की नाराजगी की वजह से उन्हें बहुत कम विक्ट्री मार्जिन के साथ में विजय हासिल हो रही है यूपी के अंदर। जब कल खुलासा होगा, जब ये सब सामने आ जाएंगे तो नजर आएगा। फिर अभी तो देखिए, पहले रुझानों के माध्यम से आया है, इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन पिछली बार का रुझान हमने देखा था तो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी 2017 के अंदर। बिल्कुल ऐसा तो हुआ नहीं है, तो विचार करना पड़ेगा। क्या वो विचार किए बगैर अगर आप, मैं कह रहा हूं कि इनके पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, मैं कह रहा हूं कि इनके पास में एक बहुत बड़ी आरएसएस की मदद है जो अपने आप में लोगों को जोड़ के रखती है। बहुसंख्यकवाद को इन्होंने प्रचारित किया, वो भी बड़ा प्रभावी है। इसमें कोई किस तरीके से अगर पूरे उसको देखेंगे तो पता लगेगा कि बहुसंख्यकवाद और अच्छा, एक और चीज प्रभावी रहा है। ये सारी चीजें पार्टी स्तर पे, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर सरकार के स्तर पे एक दो चीजें मैं आपसे समझूं, क्या इस बार के चुनाव में दो बातें अहम रही हैं? महिलाओं का वोट परसेंटेज तो बढ़ा है, ये सच है। क्या जो महिलाएं हैं उनके लिए कानून व्यवस्था, जिसकी बात हमेशा योगी आदित्यनाथ करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था ऐसी दी है जिसके बारे में उत्तर प्रदेश का कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था। और दूसरी बात, जो अन्न योजना रही, जो लोगों तक राशन पहुंचाया गया, ये दो ऐसी चीजें रही हैं कि बीजेपी के फेवर में बहुत ज्यादा चीजें गई। इस पे बेरोजगारी का मुद्दा भी हावी नहीं हो सका। इसके अलावा जो महंगाई का मुद्दा है, हर घर से जुड़ा है, वो भी इसके ऊपर नहीं बढ़ पाया। निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो इसमें कोई शक नहीं कि ये महंगाई का मुद्दा भी गुण हो गया। और लेकिन लोगों को जो अनाज मिला है खाने के लिए भूखे, उसके अंदर वो लोग याद रखें, उज्ज्वला योजना जो रही, जो हालांकि उतना सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन वो असर कर गई। और साथ साथ में जो एक गुंडा तत्व नजर आता था यूपी के अंदर, जो लोगों की निगाह में था, उनके साथ में जिस तरह का बर्ताव हुआ वो शायद हमें इनह्यूमन लगे, लेकिन लोगों के अवचेतन में कहीं बहुत भारी प्रभाव पड़ा है उसका, और उसका लाभ मिला है। महिलाएं जो जागरूक होकर के वोट डालने गई हैं, वो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह की चर्चाएं सुनी है, एक दो बाइट जो है वो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था कि महिलाएं ये कह रही थी कि हमने नमक खाया है और नमक का कर्ज अदा करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये हमने भी सुना, बिल्कुल, ये वायरल भी हो रहे थे। ठीक है स्वर्णिम जी, भूल गए वो सब चीजें। हाँ बिल्कुल स्वर्णिम जी, अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब देखिए, जब 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला कांग्रेस ने लिया था, तो उसके बाद यह कहा जा रहा था कि पूरे देश में कांग्रेस ये क्यों नहीं करती है।
क्या, और उस टाइम में कहा यह भी जा रहा था कि ये कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। क्या वाकई में अभी जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं? देखिए, हमने जब ये फैसला लिया था, प्रियंका गांधी जी ने फैसला लिया था कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, तो वो फैसला इसलिए लिया था कि आज ना भी जीतें लेकिन महिलाएं आगे बढ़ेंगी, महिला सशक्तिकरण होगा, महिलाओं पे जिस तरह के अत्याचार हुए, बड़े बड़े कांड हुए, वो सब सामने थे लोगों के। और ये बात भी ठीक है, हमने जो मुद्दे उठाए महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की राजनीति में 80 बनाम 20 के नारे की उससे ज़्यादा ऊपर चला गया। तो ये ठीक है, फलीभूत नहीं हो पाया क्योंकि 100 दिन से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम रोके हुए हैं मोदी जी ने। आज के बाद हम देखेंगे वापस वो बढ़ते हुए, रसोई गैस के दाम बढ़ते हुए, और उसको कहीं एक तात्कालिक रूप से इन मुद्दों को निष्प्रभावी करने के लिए मुफ्त अनाज बांटा गया, सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये सब क्या था? ये सब था सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके आपने जो है अपने चुनाव में झोंक दिया। आपने चुनाव में सारे केंद्रीय मंत्री जो है लग करके अलग अलग जनपद लेकर के रणनीति बना रहे थे। दुरुपयोग था। देखिए, गरीबों तक जो अनाज पहुंचा, वो अनाज अगर आपने चुनाव के लिए पहुंचाया, आपने कहा कि हमारा नमक खा रहे हैं, मोदी जी का नमक खा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी का अनाज नहीं था, सारी चीजें बंद थी, कोरोना था सर। देखिए, उस वक्त सारी चीजें बंद थी, लेकिन अनाज कब तक बटा? अभी बटा ना, इस महीने तक, क्योंकि इस महीने चुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र मोदी जी का बयान था ना कि मेरा नमक जो है माताएं बहनें खा रही हैं। तो यही सारी चीजें चली हैं। कोई बात नहीं, हमारे मुद्दे जो हमने उठाए, ये प्रिंसिपल्स पे उठाए, हम अपने प्रिंसिपल्स पे उठाते रहेंगे, जनता की आवाज बने रहेंगे, और कहीं ना कहीं एक समय आएगा, एक रणनीति हम भी बनाएंगे। जो पोलराइजेशन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई है, उनको निष्प्रभावी करने के लिए हम जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता आगे बढ़े। कोशिश नहीं की, ऐसा तो नहीं हुआ। आपने कोशिश देखिए, हमने कोशिश की, जब तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप देख रहे हैं ना। अच्छा, ये स्थिति आपकी वजह से है या सपा की वजह से? ये स्थिति आपकी वजह से या सपा की? सपा थी। देखिए, मुद्दे हमने उठाए, लड़ाई हमने लड़ी, बस हमारा संगठन नहीं था। आज हमारी प्रेजेंस इसलिए है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया, तो इसीलिए उसकी सीटें कम हुई हैं। हाँ, वोट को कन्वर्ट करने में फायदा जो उठाया वो सपा ने उठाया, ये उत्तर प्रदेश में। बाकी आप स्टेट्स में भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का लैंडस्लाइड विक्ट्री करी है। अगर इतना ही बड़ा सुशासन था तो क्यों इनके मुख्यमंत्री हार रहे हैं? क्यों 100-200 के मार्जिन चल रहा है? अभी तो आधे राउंड हुए ना, आधे राउंड जब और पूरे हो जाएंगे, शाम तक पता पड़ेगा आपको कि कितना क्या भारतीय जनता पार्टी कितने पानी में है। सब चीजें सामने आएंगी। 262 पर है। चलिए, 263 है, अपडेट आपको दे देते हैं। लेकिन एक चीज है अभिनेश जी, आप गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हमने 250 का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन आप उस दौर को याद करें जब चुनाव के ऐलान हुए थे और उसके बाद यह दावा किया जा रहा था कि 300 से कम इस बार नहीं, 300 से कम इस बार नहीं। आप उससे लगभग 40 सीट पीछे हैं। गर्व आप कर सकते हैं कि आप एक बार फिर से सत्ता में आ रहे हैं। 30-35 सालों से जो वहां मिथक था कि लगातार 2 बार कोई मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, उस मिथक को आप तोड़ रहे हैं। मिथक यह था कि अगर कोई मुख्यमंत्री नोएडा चला जाता है तो वो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनता है, वो मिथक तोड़ रहे हैं। लेकिन डाउनफॉल तो बीजेपी का है, यह बीजेपी को भी स्वीकार तो करना पड़ेगा। देखिए अभिषेक जी, अभी स्वर्णिम जी ने कई सारी बातें कही। काम कोई करेगा, फल किसी को मिलेगा। इन्होंने कहा काम हमने किया और सपा ले गई। और इन्होंने ये भी कहा कि इनके मुख्यमंत्री हार रहे हैं। इनके तो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व के मुख्यमंत्री हो, सारे ही हारे हैं। मिथक की जहां तक बात है, देखिए वोट का भी पूरे रिजल्ट आ जाने दीजिए, पूरे रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद में वोट कहां कम मिला है, कहां ज्यादा मिला है, इस बात का विश्लेषण होगा। लेकिन निश्चित रूप से यह गर्व करने वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और अमित शाह जी और इनकी पूरी टीम के अंदर जिस तरह से जनता ने विश्वास किया है, ये हमारे लिए गर्व करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है, यहां एक व्यक्ति और परिवार महत्वपूर्ण नहीं होता है। कांग्रेस की गलती हमेशा इस बात की रही है कि वो एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। इनके 23 नेता ऐसे जो बहुत वरिष्ठ नेता बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हुए घूमते रहे, लेकिन इनके राहुल गांधी जी के कान पे जू नहीं रहेंगी। और हालात इस तरह के बनने के लिए स्वयं आप स्वर्णिम जी ये कहिए कि जो हमने काम किए उसके कारण कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मजबूत संगठन के सहारे जिस तरह से इन्होंने काम किया। सारी बातें आपकी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं,
लेकिन क्या बीजेपी इसके बारे में सोचेगी नहीं? जो सर, सीटें घटी बीजेपी है हर उसके बात बारे के में ऊपर सोचती है और बीजेपी विश्लेषण करती है। बीजेपी विश्लेषण करने के बाद में जहां कहीं कोई कमी रहती है उसके लिए सुधार भी करती है। लेकिन बीजेपी पार्टी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, हमारे लिए राष्ट्र सबसे प्रथम है, उसके बाद पार्टी और उसके बाद में व्यक्ति आता है। इसलिए हम लोग गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। आज पूरे देश के अंदर कमल खिला हुआ है। जिस ठीक पार्टी है। के अंदर 2 ये सांसद राष्ट्रवाद होते की थे, जो आपने बात उस की, ओम पार्टी सैनी के जी, अंदर क्या यही आज रहा कि अब देखिए हम स्पष्ट लोगों के बहुमत के जहन साथ में में शासन कर राष्ट्रवाद रहे हैं। इस देश तरीके को से घुसा सुशासन है दे रहे हैं, कि सर। ठीक उत्तर है प्रदेश के अंदर महंगाई जिस है, तरह हम का वो गुंडा बर्दाश्त राज कर था, लेंगे। जिस ठीक है अभिनेश जी, आता हूं आपके उत्तर पास फिर प्रदेश से। में अभिषेक जी महंगाई जिस तरह है, का गुंडा राज था, उस गुंडा राज के खिलाफ दिया है वोट। नहीं कानून व्यवस्था को लेकर के हर कोई कह रहा है और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके इतर महंगाई भी एक मुद्दा है, शिक्षा भी एक मुद्दा है, स्वास्थ्य भी एक मुद्दा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर जिस तरह के हालात हैं, आता हूं अभिनेश जी आपके पास आता हूं। एक कमेंट में ओम सैनी जी से ले लेता हूं। ओम सैनी जी, क्या ये राष्ट्रवाद जो है वो सबसे ऊपर आ गया? महंगाई उसके नीचे, शिक्षा उसके नीचे, स्वास्थ्य उसके नीचे, बाकी सारी चीजें उसके नीचे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी राष्ट्रवाद है, इसमें कोई शक नहीं। और इसकी बुनियाद को जिस तरीके से प्रचारित किया गया, गोविंदाचार्य को मैं ठीक से जानता हूं। जब वो चाल चलित और चेहरा बदलने की बात करके पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे थे, उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी बड़ी अलग किस्म की थी। उसमें बड़बोलापन नहीं था, वो उतने ही विम्र थे जितने की विनम्र थे, जैसे कि एक ताकतवर पार्टी को होना चाहिए, जिसकी संभावनाएं थी, वो हुआ भी। लेकिन आज की तारीख में इस तरीके से आलोचना करने की हिम्मत और सोच मुझे नहीं नजर आती कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में या लीडरों में ये कह सकें कि हमारी ये खामियां हैं। ये शिक्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, महंगाई हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण मुद्दा है, बेरोजगारी हमारे लिए कितना, ये नहीं चर्चा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी बुनियादी रूप से जब बनी थी तो ऐसे लोग थे, अब नहीं है। तो ये चीजें प्रभावित करती हैं और ये किया बुनियादी रूप से। मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी चाहे पराजित हो गई हो, लेकिन प्रियंका गांधी ने घूम घूम करके इन सारी बातों को कहा है, राहुल गांधी ने ये लगातार कहा है। और ये परिवार तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी सारे जितने भी बड़े नेता, उनके बेटे और पोते और सब क्या 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 कर रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा। लोग कार्यक्रम चाहते हैं, इंप्लीमेंट चाहते हैं और साथ साथ में एक मॉडल चाहते हैं। जनता पार्टी में योग्यता का मापदंड होता है और कांग्रेस के अंदर परिवार का मापदंड होता है। आप तो बीच में बोलने भी नहीं देते भाई, ये तो मुश्किल ही हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप पार्टी का जो उद्भव हुआ, आगे बढ़ रही है, उसका कारण यही है कि उनका एक मॉडल है, उनमें काम करने की कशिश है। तब उस तरीके से, जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने काम किया है और जिस तरीके से पंजाब में उन्होंने विक्ट्री हासिल की है, ये मॉडल अपने आप में बड़े खतरनाक होंगे इन स्थापित पार्टियों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। क्योंकि मॉडल्स के साथ में अगर लोगों के पास में आप जाएंगे तो लोग आपको उसी तरीके से रिप्लाई भी देंगे और तो क्या ओम सैनी जी, अगर ये है तो क्या जनता विकल्प ढूंढ रही है? पंजाब के जो आंकड़े बता रहे हैं 93 सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी आ रही है, जो कि बिल्कुल एक तरीके से कहें अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, नई ही पार्टी है। आम आदमी पार्टी 93 सीटों पे आ रही है, कांग्रेस महज 16 सीटों पे सिमट रही है, जो वहां की शिरोमणि अकाली दल है वो 5 से 6 सीटों पे सिमट रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है वो अब काम कर रहा है? भविष्य में ये चुनौती सबके लिए पेश करेगा? और जनता जो है क्या ऑप्शन खोज रही है कि अगर हमें बीजेपी और कांग्रेस का ऑप्शन मिले तो शायद हम उसकी तरफ जाएं? इसको यूं कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय दलों का अगर ऑप्शन मिले तो हम उससे अलग हट जाएंगे और उनके पास में जाएंगे जो हमारी समस्याएं समाधान कर सके। चाहे वो ममता बनर्जी का टीएमसी हो, चाहे वो आंध्रा की कोई पार्टी हो, चाहे वो केरला की कोई पार्टी हो, लोग अपने उनका निजात चाहती है। उस तरीके से इन जो राष्ट्रीय दल कहे जाते हैं, जो बड़बोलेपन के शिकार हो रहे हैं, जो एक दूसरे से उलझ रहे हैं, उनमें नहीं। अब उनको जल्द ही सब कुछ चाहिए। और ये जो रिजल्ट निकल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो वोट देखिए जो 2017 का है और जो अभी का देखिए कि विक्ट्री मार्जिन क्या है। ये कांटे की लड़ाई हुई और साथ साथ में जो संसाधन जिनके पास। ठीक है ओम सैनी जी, मैं आपके पास फिर आता हूं, क्योंकि इसमें एक और चीज मैं आगे आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि क्या अब चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि अभी तक वो दिल्ली में शासन कर रही थी। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है,
अब उसे एक स्टेट मिला है और वो भी बॉर्डर स्टेट है, तो यह कितना अहम हो जाता है और आम आदमी पार्टी वहां किस तरीके से सरकार चलाती है, इसको लेकर के मैं जरा सा आपसे चर्चा करूंगा। इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, कहां पे मौजूद है और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं राजधानी के आम आदमी पार्टी कार्यालय में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से पंजाब में एक तरह से चमत्कार किया है, उसका जोश जो है वो अब दूसरे राज्यों में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर नारेबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई जो है वो खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इसके अलावा एक और नारा जो है वो गूंज रहा है कि अब जो है वो राजस्थान की बारी है। ये जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना। और यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं, किस प्रकार से खुशियां जो है वो आप लोग मना रहे हैं। देखिए, पंजाब में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, ये केवल पंजाब की जीत नहीं है, ये पूरे देश में जाने वाला मैसेज है कि ये बदलाव की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और इसका राजस्थान के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। आज की जीत के बाद राजस्थान के कार्यकर्ता भी परिवर्तन के लिए काम करने के लिए उद्यत हो गए हैं और यहाँ पर खुशी मना रहे हैं पंजाब की जीत की। पंजाब के साथ साथ गोवा में भी 2 सीटें बताई जा रही कि 2 सीटों पर आगे जो है वो आपके जो है चल रहे हैं। तो क्या लगता है अब राजस्थान की बारी आ गई है? एक नारा आप लोगों द्वारा राजस्थान को लेकर भी लगाया जा रहा है। देखिए, एकदम स्पष्ट संकेत है हमारे लीडरशिप का कि पंजाब में जिस तरह की जीत हुई है, इसके बाद हमारी पार्टी पूरी ताकत से गुजरात लड़ेगी और गुजरात के बाद राजस्थान का नंबर है और राजस्थान में हम बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। तो राजस्थान में बदलाव के लिए काम करेंगे और पहले गुजरात विधानसभा चुनाव और उसके बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी जो है वो अब पुरजोर तरीके से लड़ेगी। और यही उत्साह जो है वो साफ तौर पर पंजाब के बाद एक बड़ा मैसेज जो है वो देश के जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर सौरभ, तो कार्यकर्ताओं में जोश तो है ही, लेकिन इसके पीछे सौरभ कारण ये सभी कार्यकर्ता क्या मानते हैं? आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से कहे तो साफ कर दिया है, बाकी पार्टियों को, जो स्थापित पार्टियां हैं उनको साफ कर दिया है। कार्यकर्ता इसके पीछे वजह क्या मान रहे हैं? वहां का मॉडल या जनता ऑप्शन ढूंढ रही थी? वो देश भर में मोटिवेट होंगे और अलग अलग राज्यों में इसका एक बड़ा संदेश जो है वो पंजाब से निकल कर आ रहा है। जी बिल्कुल सौरभ, मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आप जरा उन लोगों से बात भी करें, कार्यकर्ता हैं ये सभी आम आदमी पार्टी के, कि इतनी बड़ी जीत के पीछे कारण क्या मानते हैं ये सभी कार्यकर्ता? कि क्या जनता ऑप्शन खोज रही थी और आम आदमी पार्टी वो ऑप्शन बन गई, या अगर बात की जाए तो इनका संगठन इतना मजबूत वहां था और केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली में काम किया है उसका इंपैक्ट है? जी बिल्कुल, देखिए इनसे पूछ लेते हैं क्या कारण मानते हैं पंजाब में इतनी बड़ी जो जीत हुई है उसके पीछे की वजह क्या क्या रही है? देखिए, वजह एकदम स्पष्ट है। जो दिल्ली का मॉडल अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पार्टी की टीम ने जो पेश किया देश के सामने, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पंजाब की जीत है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी की रूलिंग और उनकी व्यवस्था की डिमांड है और अंडरकरंट, तो यानी कि जो मॉडल रहा है दिल्ली का वो आम आदमी पार्टी के काम आया है, ये कहना है लोगों का, जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के। फिलहाल बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए। ओम सैनी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप बोल भी रहे थे। अब देखिए, जो कार्यकर्ता भी हैं वो मान रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल 2013 के बाद देश में चला गुजरात का मॉडल, क्या ये दिल्ली का मॉडल देश में एक अलग राजनीति में क्रांति और इतिहास लिखने के लिए तैयार है? देखिए, 67-68 के बीच में जब राज्यों के अंदर अलग अलग सरकारें बनने लगी थी रीजनल पार्टी के साथ में, उसका मॉडल भी यही था। लोग कांग्रेस के एकाधिकार से मुक्त होकर के और अपनी किस्म से बनाना चाहते थे। आप 67-68 के किससे देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 17-18 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस की सरकारें रीजनल पार्टीज के पास में चली गई थी। वो बात पहली बार यहाँ पर स्थापित हो रही है कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी है
भारतीय जनता पार्टी दामोदर दास मोदी जी को मैं प्रार्थना करूंगा, मेरा शतक हो जाएगा तब। आज मेरा जो है 4-5 तारीख को मेरा शतक कवर हुआ, रैलियों का शतक मैंने लगा के बाबा विश्वनाथ की नगरी में मैं यहाँ आया हूँ जीत का जश्न मनाने के लिए। मैं अपने श्री राम रूपी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि विनती करता हूँ कि मैं एक पूजा दूंगा और समय तिथि तारीख तय कीजिए। मेरे जिला में आपका शुभ आगमन हो चुका है, मेरी जननी पर एक बार आके आप अपने चरणों को चंदन बंदन अभिनंदन करने का मेरे माता पिता का सौभाग्य प्राप्त हो, जो आप से निवेदन करते हैं एक बार मेरे जननी पर आपका चरण स्पर्श हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की। तो देखिए प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ओम सैनी जी अब बोलिएगा, प्रतिक्रिया आ रही थी वो सुना रहे थे, बोलिएगा। हाँ तो देखिए ये किसी नेशनल पार्टी के कार्यकर्ता का, नेशनल पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता का स्वर नहीं है। ये प्रशस्ति गान पॉलिटिकल पार्टीज में जब होती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज का नष्ट होने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि कांग्रेस का उसी तरीके से हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीजें रोकने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित होकर के और कांग्रेस का विकल्प के रूप में बनने के साथ में, लेकिन वो बुराइयां वो सारा सिलसिला फिर नजर आ रहा है। बहरहाल ये सही है कि आप पार्टी अपने आप में फिलहाल मॉडल है, लेकिन हर प्रदेश की अलग अलग बातें हैं, अलग अलग लेगेसीज हैं, अलग अलग सामाजिक समीकरण हैं। उन सब से निपटने के लिए जिस तरह के यही है कि अब आम आदमी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है, एक ऐसे स्टेट को चलाने की जो बॉर्डर स्टेट है, वहां पे ड्रग्स को लेकर के बहुत सारी समस्याएं भी है, नशे को लेकर के, तो उससे कैसे आम आदमी पार्टी निपटेगी ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि भगवंत मान जो हैं वो वहां के सीएम होंगे, जो पहले ही आम आदमी पार्टी अनाउंस कर चुकी है। अब स्वर्णिम जी एक चीज अगर मैं आपसे समझूं जरा सा पंजाब के बारे में, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के लिए सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक से नवजोत सिंह सिद्धू और उसके बाद फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह और साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी, इन तीनों के आपस में जो खींचतान रही, फिर आपसे दूर हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह, फिर सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच जो खींचतान रही, उसने आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर तो विचार किया ही जाएगा, आंकलन होगा सारी चीज़ों का, जिस को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसने कितनी निभाई, उसमें कोताही बरती, ये सब आंकलन होगा। इस चीज़ के लिए यहाँ पे पर्यवेक्षक लगाए जाते हैं, जो हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक भी थे, राजस्थान से भी बहुत सारे लोग गए थे पर्यवेक्षक के रूप में। तो ये सब आत्ममंथन होगा और निश्चित रूप से इस पर ही एक्शन होगा। हाँ, एक चीज़ पे आत्ममंथन अभी हम कर रहे हैं जो मुख्य रूप से होगा वो ये होगा कि क्या हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के जो निर्णय लिया उसमें कितनी देरी कर दी, ये भी देरी कर देखा जाएगा। और जी बिल्कुल, आप देख लीजिए कि हमें पहले से उनके जो कार्य थे उनमें उनको बताया जा रहा था, उनको आगाह किया जा रहा था, नहीं किए उन्होंने, सुधार किया प्रशासनिक उसमें, और उसका परिणाम खुद ने भी भुगता। आप देखिए कि जहां से वो लगातार जीतते आए वहां से आज बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। कांग्रेस को इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये कांग्रेस नहीं देख रही। देखिए कांग्रेस पार्टी को कैप्टन अमरिंदर सिंह के कारण जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नुकसान पहुंचाया उससे बचने का हमने प्रयास किया था, उसमें उनको हटा करके दूसरा सीएम लाए। अब वो हमने क्या देरी कर दी, ये हम उसको देखेंगे। सीएम बनाया, उसके बावजूद चन्नी और ये सिद्धू में जिस तरीके की खींचतान रही, प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, वो इस्तीफा देते हैं, तो ये उसके बाद भी बयानबाजी चलती रही और आप देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक है। देखिए मैं आपको कह रहा हूं ना कि वहां पे अब ये लोकल लीडरशिप है, आप इसका जो खामियाजा भुगता कांग्रेस ने और खुद ने भी, इन लोगों ने। अगर जहां कहीं दिक्कत हुई है, कोई कमी छोड़ी है, उसको सुधार किया जाएगा। यही आत्ममंथन के बाद में निर्णय लिए जाते हैं कि क्या हमें कमियां रही, उनको कैसे दूर करना है, और बहुत सारी चीजें आई। देखिए चुनाव एक मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कोई कमी रही जब भी हम चुनाव हारे हैं। और आप देखेंगे जैसे सीनियर नेता हैं अविनेश महर्षि जी, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से आते हैं, वरिष्ठ भाजपा विधायक हैं, ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं जब चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव का एक मैनेजमेंट भी होता है, जो कई बार मुद्दों पे इनका मैनेजमेंट भी हावी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय मंत्री थे, एक एक जनपद को लेकर के वहां पे चुनाव का मैनेजमेंट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को कोई जीत नहीं दिलवा पाए। तो वो ये मैनेजमेंट कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती?
मैंने आपको भी बताया पता ना है कि देश कितने में बड़े दो नेशनल- संसाधनों के साथ। नहीं तो ये कांग्रेस क्यों नहीं कर देखिए पाती? और कांग्रेस का, क्योंकि कहा यह जाता है विपक्ष जितनी स्ट्रांग होगी सरकार उतने बेहतर तरीके से काम करेगी। अगर आप अभी विपक्ष में हैं, आप जितने स्ट्रांग होंगे सरकार को उतनी मजबूती से काम करना होगा। बिल्कुल, हम स्ट्रांग विपक्ष थे, हमने अपनी तरीके से मेहनत से, और कहना चाहिए कि हमने अपनी प्रेजेंस फील कराई। जब भी तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बड़े बड़े संसाधनों के साथ, असीमित संसाधन, असीमित कहना चाहिए सरकारी मदद के साथ आप डटे हुए थे महीनों से। आप बताइए, पंजाब में भी इनके डटे हुए थे, क्या हुआ वहां पे? कुछ भी नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में जहां आपकी पहले से सरकार थी, सारे संसाधन आपने झोंक दिए, आपने धन बल, बाहुबल, हर चीज का इस्तेमाल किया। पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उत्तर प्रदेश में लगा हुआ था, उसके बावजूद ये तो उनकी भी पावर है जो ना, तो आंकड़ा उसका पहले था इस्तेमाल उसको कर नहीं रहे हैं। छू पाए। कांग्रेस क्यों नहीं करती? ये सवाल नहीं, होता है। ठीक है, दुरुपयोग मैं कह रहा हूं कि ये पावर आप भी कर सकते हैं, आपके पास भी नेताओं की कोई कमी नहीं है। देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूं ना, संसाधनों का दुरुपयोग किया। और मैं, ये बात सही है कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट है जो आप भारतीय जनता पार्टी ने किया चुनावों में वोट को तब्दील कराने का, वो उनका ज्यादा हावी रहा। ठीक है, बिल्कुल। अब एक जो कमेंट मुद्दे अभिनेश थे, जी करना चाह रहे हैं, बेरोजगारी अभिनेश दब जी गई। बोलिए। जी देखिए अभिषेक जी, मैं ये जितनी भी बातें आपने पूछी उसका एक उत्तर है, कांग्रेस पार्टी सेंट्रल लेवल के ऊपर नेतृत्व विहीन पार्टी हो गई है। नंबर एक बात, स्वर्णिम जी मैं अभी बोल रहा हूं, एक बार अभी आपने बोला, नहीं बीच में नहीं टोकेंगे, मैं नहीं टोका हूं बीच में, आप रुकिए। दूसरी बात यह है कि एक तरफ यह कहा जा रहा है कि बाहुबल, धन बल, केंद्रीय मंत्री, तो हमने तो पंजाब के अंदर भी लगाए थे। पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे स्टेट से भी जाते हैं, अपनी पार्टी को मदद करने के लिए जाते हैं। हम कोई साधु सन्यासी नहीं है, हम कोई मंदिर में टाली हिलाने का, हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ेंगे। हमारे नेतृत्व के अंदर कार्यकर्ताओं को विश्वास है, जनता को विश्वास है, और उसी का परिणाम है ये जो आया है। अब आप कितनी भी समीक्षा कर लेना और कितने भी कर लेना, जो देश के अंदर सुशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी एक रीजनल पार्टी भी नहीं बची है। ऐसी स्थिति में दूसरी रीजनल पार्टियों ने पंजाब के अंदर कब्जा कर लिया। आप देखते के देखते रह गए। अब आप उसको अंदर, उसको चाहे जैसे उसको परिभाषित कर दीजिए। मेरा दावे के साथ में यह बात कहनी है कि जो नेतृत्व होता है, उस नेतृत्व, आज योगी जी ने जिस तरह का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर दिया, मैं उत्तर प्रदेश स्वयं गया हूं, वहां अलीगढ़ जनपद के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर मुझे भी जाने का मौका मिला। लोगों के मन में इस बात का विश्वास था कि यदि योगी जी दोबारा इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आम आवाम सुरक्षित रहेगा। आपने पूरी की पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में झोंक रखी थी। यहां से भी बड़े बड़े नेता, जिनको आपके नेता नकारा कहते थे, नहीं तो उनको भी भेजा गया। ये भी अब जनता ये भी पूछ रही है कि योगी जी ही या ये जीत मोदी जी की वजह से है। देखिए, देश के नेता, पूरे देश के नेता, माननीय हमारे प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव लड़ा जाता है, हमारे जेपी नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी सहित पूरी की पूरी टीम है, योगी जी सहित। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का नेतृत्व था, और योगी जी का जैसा नेतृत्व था, उस नेतृत्व के ऊपर वहां के लोगों ने मोहर लगाई है। तो माता बहने, और ये कभी भी नहीं कहा मोदी जी ने कि हमारा नमक और खाया आपने है। 5 साल में मैं इस उत्तर बात का प्रदेश को पुरजोर बदल विरोध दिया करता था, हूं। तो अभिषेक फिर जी, शायद मैं आपको पुरजोर इतनी विरोध ताकत करता हूं नहीं इस बात झोंकनी का, पड़ती, जो और स्वर्णिम आपने जी पूरी ने ताकत कहा झोंकी, उसके कि बावजूद मोदी जी ने पहले के कहा, मुकाबले आप पीछे रह गए। पहले के मुकाबले, और मुकाबला पहले और ज्यादा नहीं, फिर हमने पहले बहुत ज्यादा ली थी, तो अब थोड़ी बहुत कम होगी तो क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अल्टीमेट बहुमत के साथ में हम हैं, बहुमत के साथ में हम लोगों ने जिस तरह से आप ये कह सकते हैं आप बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, लेकिन पिछले के मुकाबले आप बिल्कुल, हमने पहले ही कहा कि हम पूरे बहुमत के साथ में, हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बहुमत से भी ज्यादा सीटों के साथ में। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि गोवा में परिस्थिति वही बन रही है। आप अगर जोड़ तोड़ की बात कर रहे हैं तो गोवा में वही परिस्थिति बन रही है। गोवा के अंदर भी देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होती है वो सरकार बनाती है। हमारे पास में वहां पर भी सबसे ज्यादा सीट है। ऐसी स्थिति के अंदर अब आपको
एक जगह दूसरी बात, दूसरी जगह दूसरी बात, ये नहीं चलता है। और कांग्रेस की इसी दोगली नीति के कारण, कांग्रेस के इसी परिवारवाद के कारण, कांग्रेस के नेताओं की हठधर्मिता के कारण, कांग्रेस के नेताओं की कथनी और करनी के अंदर मुंह में राम और बगल में छुरा वाली नीति के अंदर आज कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है। और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जिस प्रचंड नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी दोबारा 2024 के अंदर इस देश के अंदर दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और युवाओं ठीक है, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, भविष्य की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। राजस्थान के अंदर भी 2023 के अंदर ठीक है, अभिनेश जी के साथ में हम लोग पंकज सिंह इनके बेटे हैं। चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास फिर से, लेकिन कुछ जश्न की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं 5 जगहों की तस्वीरें हैं। बीजेपी ने जिस तरीके की जीत हासिल की है, फिलहाल रुझान हैं, और उन रुझानों में जिस तरीके से बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिख रही है, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। चित्तौड़गढ़, जयपुर, पोखरण, बारां, प्रतापगढ़, और जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक प्रतीक बन गया है विकास का, जिसे प्रतीक कहते हैं योगी आदित्यनाथ, वो बुलडोजर पे बैठे हुए कार्यकर्ता अब नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, इन राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन फिलहाल दिख रहा है, उसके बाद अगर बात की जाए तो जश्न का माहौल है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। और उन 5 शहरों की तस्वीरें हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ है, पोखरण है, जयपुर है, बारां, प्रतापगढ़। तो हमारे साथ जो गेस्ट है मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं एक बार फिर से। अब ओम सैनी जी, एक सवाल मैं लेकर के आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो जीत है वो सिर्फ और सिर्फ योगी का जो चेहरा था। एक तारीख मुझे याद आ रही है, 29 अक्टूबर था, 29 अक्टूबर पिछले साल का, 2021 का, जब अमित शाह ने यह अनाउंस किया कि 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री हमें बनाना है मोदी को, और 2022 में योगी को सीएम बनाना है। उससे पहले उहापोह की स्थिति बीजेपी में भी थी कि चेहरा कौन होगा उत्तर प्रदेश का। क्या वहां से भी चीजें बीजेपी के लिए बदलनी शुरू हुई? उसके बाद एक तस्वीर आपको याद होगी, प्रधानमंत्री अपने योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ रख करके नजर आए थे। क्या वो तस्वीरों के बाद भी चीजें बीजेपी के लिए बदलनी शुरू हुई? क्योंकि यह बेहद अहम हो जाता है, छोटी छोटी चीजें जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में चलती चली गई। राजनीति में संकेत बहुत काम करते हैं, संकेत, राजनीति के संकेत दिए जाते हैं। एक सेकंड के लिए ओम सैनी जी, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूं। एक देखिए, बेहद दिलचस्प तस्वीर है बुलडोजर की। बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर पर बैठ करके विधानसभा के बाहर, यह लखनऊ से तस्वीर आ रही है, लखनऊ विधानसभा के बाहर की यह तस्वीर है। बुलडोजर, जिसे योगी आदित्यनाथ ने विकास का प्रतीक ही बता दिया है, उसके बाद अब देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह बुलडोजर लेकर के, बुलडोजर पर बैठ करके पहुंच रहे हैं। यह तस्वीर लखनऊ की है। यह जो चुनाव रहा है, इस चुनाव में बुलडोजर नए प्रतीक के तौर पे उभर के आया है। इवन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वहां पे योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा है, और इसे सहर्ष स्वीकार भी करते हैं योगी आदित्यनाथ। अब यह देखिए, तस्वीरें विधानसभा के बाहर की हैं, और वहां पर पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में बुलडोजर लेकर। और ये बीजेपी ऑफिस भी है, वहां पे कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तो विधानसभा के ठीक सामने बीजेपी का ऑफिस, और वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता और बुलडोजर के साथ पहुंचे, बुलडोजर पर बैठ करके पहुंचे हैं। यानी योगी का बुलडोजर जो है वो साइकिल पर भारी पड़ गया है। ओम सैनी जी, अब बोलिए, क्या वो तस्वीरें मायने रखती हैं? और साथ ही इन तस्वीरों के बारे में अगर आप कुछ बताएं, बुलडोजर क्या विकास का नया प्रतीक बनकर के इस चुनाव में उभरा है? देखिए, जिस तरह के हालात बने हुए थे यूपी में, किसानों का जो रोष था उन कानूनों को लेकर के, और जब दिल्ली घेर के बैठे हुए थे तो उस वक्त इनकी योगी जी की बड़ी हालत कमजोर थी, और साथ साथ में जो कुछ एनकाउंटर्स हो रहे थे उनको लेकर भी बड़ी नाराजगियां थी। और ये इन सारी बातों को देखने के बाद में फिर मोदी जी सक्रिय हुए, और फिर डबल इंजन वाला सिलसिला चला,
उस डबल इंजन के साथ में जितना तेजी के साथ में लोगों से संपर्क हुए, जितने धार्मिक आयोजन हुए, उनके अंदर जैसे जैसे चेहरे दिखाए गए, और साथ में तो ये सारा मेरा ख्याल है कि मोदी जी की व्यू रचना ज्यादा काम कर गई, और साथ साथ में अमित शाह भी शायद यही सारा आकलन करके और प्रधानमंत्री को बता रहे होंगे कि आप अगर नहीं गए और डबल इंजन अगर नहीं हुआ तो यूपी में वो हासिल नहीं होगा जो आज हासिल हो रहा है। तो संकेत दिए जाते हैं, राजनीति में संकेत बड़े स्वाभाविक हैं, इनको इनकार नहीं कर सकते। लेकिन राजस्थान में अगर आप बुलडोजर दिखाएंगे तो बजरी खनन के माफिया नजर आएंगे। इधर यहाँ बजरी खनन का जो माफिया काम करता रहा, जिससे कई मर्डर हो गए, कई लोगों को कई पुलिस वाले मर गए, कई घायल हो गए, तो यहाँ पर बुलडोजर ठीक नजर नहीं आता। ये यूपी के लिए तो ठीक है, ये संकेत है कि उन्होंने जिस तरीके से कुछ लोगों के जिन्होंने संपत्ति को इकट्ठा करके और नाजायज तरीके से बनाया था, उनको ढहाया गया, तो वो एक ताकत नजर आती है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में ओम सैनी जी, जो देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं जो वो काफी ज्यादा काम कर जाती हैं। बुलडोजर को जिस तरीके से उन्होंने प्रतीक बताया विकास का, और बुलडोजर बाबा उन्हें लोग कहने लगे, क्या ये छोटा सा जो शब्द है बुलडोजर बाबा पहले मजाक के तौर पे लिया जाने लगा, बाद में लोगों ने इसे सीरियसली लिया और लोग इसे मान बैठे कि हां वैसे लोग जो समाज के लिए सही नहीं हैं उनके घर पे बुलडोजर चला, ये लोग मान बैठे। हाँ बिल्कुल स्वीकार किया, तभी तो ये सारा सिलसिला बना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुसंख्यकवाद का जो सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के पूरे शासन में और राजनीति में जो आया, उसका असर देखने को मिला है कि सारी खामियां भूल जाओ, सब तकलीफें भूल जाओ और मोदी जी के साथ में जुड़ जाओ, योगी जी के साथ में जुड़ जाओ, शासन यही वापस लाना है, तभी बेहतर जिंदगी बनेगी। बिल्कुल, तो ये बेहद अहम हो जाती है। ओम सैनी जी, फिर आपके पास आता हूं। इस वक्त अलग अलग राज्यों की तस्वीर जो है वो सामने आई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य, और वहां पर एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आती हुई दिख रही है। 5 राज्यों के जो जश्न की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब स्वर्णिम जी, एक सवाल लेकर के मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी तक की स्थिति यही बता रही है कि पंजाब में आपकी सरकार थी, वहां से भी अब कांग्रेस की विदाई हो गई है। बाकी 4 राज्यों में ऐसी स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में आप महज 3 पे सिमट रहे हैं। गोवा की अगर बात कर ली जाए, शुरू में ऐसा लग रहा था कि आप नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं, लेकिन वहां भी आप पिछड़ गए, 10 से 12 सीटों पे पहुंच गए। मणिपुर में अभी बहुत पीछे हैं आप। अब ऐसा वक्त आ गया है जब कांग्रेस को काफी ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। और देखिए, अभिनेश जी ने 2-3 बार कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो आपका कमजोर हो गया है, वहां भी आपको सोचने की अब जरूरत है। देखिए, मैं अभिनेश जी ने जो बातें कही उन्हीं का मैं जवाब देना चाहता हूं। आपने परिवारवाद की बात कही, परिवारवाद की बात आप करते हैं परिवार को टारगेट करने के लिए, और बाकी जो कांग्रेस तो मैंने पूछा, के जो नेता हैं, सुनिए 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। इस वक्त अनुराग ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, वो सुनाते हैं। कि वोटर्स का वहीं पर आभार प्रकट करता हूं आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने हमें नेतृत्व दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की है। कार्यकर्ता के बिना कुछ भी संभव नहीं था, और जनता के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं था। मैं धन्यवाद इन दोनों का करता हूं, और मोदी जी, योगी जी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर काम आ गया योगी जी का। बुलडोजर एक पहचान बना है कि जहां अपराधी माफियों ने कब्जा किया है, उनसे गरीब और सरकारी और गैर सरकारी जमीनों की मुक्ति कराने का, माफिया से मुक्ति करवाने का, और मच्छरों माफियन से मुक्ति दिलाने का काम किया है। गरीबों के कल्याण का काम किया है, चहुमुखी विकास किया है, और यही पहचान बनी है। और बाबा का बुलडोजर कहीं ना कहीं अगर आता है तो अपने आप में दिखता है कि अगले 5 साल भी अपराधी माफियों के खिलाफ और दृढ़ता के साथ काम करेंगे, और मोदी जी की जन कल्याणकारी गरीब कल्याण की योजनाओं को और प्राथमिकता के साथ लागू करेंगे। देखिए, अखिलेश जी ने बहुत प्रयास किया अपनी नई छवि दिखाने का, लेकिन लोग यही कहते रहे अखिलेश जी के 4 यार, आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार। इस छवि से वो बाहर नहीं निकल पाए। ना नई हवा थी, ना नई सपा थी, वही हवा थी, वही सपा थी, वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, और 10 मार्च को अखिलेश जी भी कह रहे हैं
ईवीएम बहुत बेवफा है। आखिरी सवाल पंजाब को लेकर के क्या कहेंगे? पंजाब में आम आदमी सरकार बना रही है। पंजाब के वर्डिक्ट पर मैं जहां एक और आम आदमी पार्टी को बधाई देना चाहता हूं, दूसरी ओर ये भी कहूंगा कि हम वर्षों वर्षों तक वहां पर गठबंधन की राजनीति करते रहे और वहां पर राजनीति से ज़्यादा हमने राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व दिया, हिंदू सिख एकता को महत्व दिया, पंजाब के विकास, पंजाब की सुरक्षा को हमने महत्व दिया। और जब हमारा गठबंधन दल हमें कुछ महीने पहले छोड़कर गया, हमारे पास उतना समय भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने चुनाव लड़ा, अच्छी तरह से लड़ने का प्रयास किया है। 2022 में 2027 के लिए काम करना शुरू करेंगे और 2027 में सरकार पंजाब में बनाकर दिखाएंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। यह बड़ी खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश हाई है, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।